हेलो बच्चों, आपने मुझे मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स क्लब और पीएस टीचर पर काफ़ी प्यार दिया है और मैं भी अपने वीडियोस के द्वारा आपको द बेस्ट मटेरियल्स देने के लिए प्रयासरत रहता हूँ। तो आप ही के लिए मैं क्लास 11th का एक नया सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसमें क्लास 11th की जो बुक है द हॉर्नबिल्स, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। इस स्टोरी में एक दादी और पोते के बीच के प्यार को, इमोशन को दर्शाया गया है। तो ये वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, आपको इसमें काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और ऑल बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और लाइक भी जल्दी से कर दीजिएगा। तो ऐसे शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो पोता है, खुशवंत सिंह एक पोते के रूप में अपने आप को यहाँ पर शो किए हैं। उसे बताता है कि मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। 20 सालों से, जब से मैं उन्हें जानता था, वह बूढ़ी और झुर्रियों वाली थी। लोग कहते थे कि वह एक समय जवान और सुंदर थी और उसका एक पति भी था, लेकिन इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था। मेरे दादाजी का फोटो ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर टंगा हुआ था। वे बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से उनकी छाती का अधिकतर भाग ढका हुआ था और वे कम से कम 100 सालों के दिखते थे। वे उस तरह के व्यक्ति नहीं लगते थे कि जिनकी पत्नी या बच्चे रहे हों। जहाँ तक मेरी दादी के युवा और सुंदर होने की बात थी, तो यह विचार लगभग अविश्वसनीय थी। वो अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जिन्हें वह बचपन में खेला करती थी। अब उनके द्वारा ये गेम्स वाली बात करना बेतुका और अशोभनीय लगता था और हम सब इन बातों को साधु संतों की कहानियाँ जैसा समझ लेते थे, मान लेते थे, जो वह हमें सुनाया करती थी। वह शुरू से ही नाटी, मोटी और जरा झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर झुर्रियों का आड़ी तिरछी रेखाओं का एक जाल था जो उस जगह से उस जगह तक हर तरफ फैला हुआ था। नहीं, हमें यकीन था कि वह हमेशा ऐसे ही थी जब से हम उसे जानते थे, लेकिन वह बहुत बूढ़ी थी, इतनी अधिक बूढ़ी कि वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी और 20 वर्षों तक वैसी रूप में थी। वह शरीर से कभी सुंदर नहीं थी, लेकिन वह मन से हमेशा खूबसूरत थी। वह बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर अपने कुबड़ का बैलेंस बनाकर अपना एक हाथ कमर पर रखती और दूसरे हाथ से अपनी मोतियों की माला यानी तुलसी माला फेरते हुए मंत्र जाप करते हुए घर में इधर उधर घूमती रहती। उसके चांदी जैसे चमकते बाल उसके पीले झुर्रीदार चेहरे पर बेढंगेपन से बिखरे हुए थे और उसके होंठ निरंतर सुनाई न पड़ने वाले प्रार्थना में हिलते रहते थे। हाँ, वह सुंदर थी। वह पहाड़ों के ठंडे मौसम के प्राकृतिक दृश्य की तरह लगती थी। शुद्ध सफ़ेद शांति और संतुष्टि की मूर्ति थी। तो वो इतनी सुंदर थी। मैं और मेरी दादी माँ अच्छे दोस्त थे। जब मेरे माता पिता शहर में रहने चले गए थे तो वे मुझे दादी के पास छोड़ गए थे और हम दोनों लगातार साथ रहने लगे। वह मुझे सुबह जगाया करती और स्कूल जाने के लिए तैयार करती। जब वह मुझे स्नान कराती और पोशाक पहनाती तो वह नीरस बेसुरी आवाज़ में सुबह की प्रार्थना गाती, इस आशा में कि मैं सुनूंगा और मुझे वह कंठस्थ हो जाएगा। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी, लेकिन उस प्रार्थना को सीखने की जहमत कभी नहीं किया। फिर वह मेरी लकड़ी की स्लेट, जिसे उसने पहले से ही धोकर पीले चौक से पोत रखा था, उस स्लेट को और एक छोटा सा मिट्टी का स्याही का बर्तन तथा एक लाल कलम ले आती थी। उन सबको एक पोटली में बांधकर मुझे दे देती थी। नाश्ते में
मोटी बासी रोटी, उस पर थोड़ा मक्खन और चीनी लगाकर खाने के बाद हम स्कूल जाते हैं। गांव में कुत्तों के लिए वह अपने साथ बहुत सारी बासी रोटियां ले जाती थी। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती, क्योंकि स्कूल मंदिर से सटा हुआ था। पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाता। जब सारे बच्चे बरामदे के दोनों ओर बैठकर वर्णमाला या प्रार्थना एक साथ गाते, तो मेरी दादी माँ अंदर बैठकर धार्मिक किताबों को पढ़ती थी। जब हम दोनों अपना अपना काम पूरा कर लेते, तो हम एक साथ घर की ओर वापस लौट जाते। इस टाइम हमें मंदिर के दरवाजे पर गांव के कुत्ते मिल जाते। हम उन्हें रोटियां देते और उन रोटियों के लिए एक दूसरे से लड़ते और गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे वे हमारे घर तक आ जाते थे। जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए, तो उन्होंने हम दोनों को बुला लिया। यह बात हम दादी पोते की दोस्ती में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि हम एक ही कमरे में रहते, लेकिन मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती। अब मैं एक अंग्रेजी स्कूल में बस द्वारा जाने लगा। वहाँ की गलियों में कुत्ते नहीं थे और अब दादी माँ ने शहर वाले घर के आंगन में गौरैया चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय गुजरता गया, हमारे एक दूसरे से मिलना जुलना कम हो गया। कुछ समय तक तो वह मुझे सुबह में जगाती और स्कूल के मुझे तैयार करती। जब मैं वापस आता तो मुझसे पूछती कि वहाँ के शिक्षक मुझे क्या क्या पढ़ाएं। मैं उसे अंग्रेजी शब्द और पश्चिमी विज्ञान और शिक्षा की छोटी छोटी बातें, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत, दुनिया का गोल होना इत्यादि बातें बताता था। इससे वह दुखी हो गई। वह मेरी पढ़ाई में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। वह उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी जो वे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते थे, और इस बात से दुखित थी कि वहाँ भगवान और धार्मिक ग्रंथ के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। एक दिन मैं बताया कि हमें संगीत की शिक्षा दी जा रही है। उसके अनुसार संगीत का संबंध अशिष्ट संगति से था। यह वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था और सज्जन लोगों के लिए नहीं था। वह कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी का मतलब नापसंदगी था। उसके बाद वह मुझसे कम बात करती थी। जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो मुझे एक अलग कमरा दिया गया। हमारी मित्रता की सामान्य कड़ी टूट गई, यानी मैं और दादी अलग अलग रहने लगे। लेकिन मेरी दादी माँ ने पूर्ण त्याग के साथ अपने एकांतवास स्वीकार कर लिया। वह आराम करने के लिए या किसी से मिलने के लिए शायद ही कभी चरखा काटना छोड़ती थी। वह सुबह से लेकर शाम तक चरखे पर बैठी सूत काटती और भजन गाती रहती। केवल दोपहर में गौरैया चिड़ियों को खाना खिलाने के लिए अपने काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ती थी। जब वह बरामदे में बैठी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती, तो सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठा होकर खूब चहचहाते और खूब शोर मचाते। कुछ आकर उसके पैरों पर बैठ जाती, तो कुछ उसके कंधों पर बैठ जाती, तो कुछ उसके सिर पर भी बैठ जाती। वह मुस्कुराती, लेकिन भगाती कभी नहीं थी। एक दिन का आधा घंटा उसके लिए सबसे खुशी का समय होता। जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया, तो मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ परेशान हो जाएगी। मैं 5 साल के लिए दूर रहूँगा और उसकी उम्र के बारे में कभी कोई नहीं बता सकता था कि वह इस आयु में जिंदा रहेगी भी या नहीं। लेकिन मेरी दादी माँ जानती थी कि मेरे 5 साल के बाद लौटने के बाद भी वो ठीक रहेंगी, इसलिए वह बिल्कुल भावुक भी नहीं थी। वह मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई, लेकिन ना तो बात की और ना ही कोई भावना दिखाई। उसके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे, उसका दिमाग प्रार्थना में खोया हुआ था। उसकी उंगलियां माला के मोतियों को गिनने में व्यस्त थी। चुपचाप वो मेरे माथे को चूम ली, और जब मैं जाने लगा तो मैं उस गीले चुंबन की छाप को महसूस किया, और शायद
वो चुंबन रूपी शारीरिक संबंध हम दोनों के बीच का आखिरी संपर्क था। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। 5 वर्षों के बाद मैं घर वापस आया और मेरी मुलाकात दादी से स्टेशन पर हुई। और जो बुढ़ापा उसका 5 साल पहले था, वह उससे एक दिन भी ज़्यादा बुरी नहीं लग रही थी। उसके पास अभी भी कुछ कहने के लिए समय नहीं था। और जब उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया तो मैं उसे भजन गाते सुन सकता था। यहाँ तक कि मेरे आगमन के पहले दिन भी वह सबसे खुशी के पल उसकी गौरैया चिड़ियों के साथ थे, जिन्हें वह लंबे समय तक हल्की डांट फटकार के साथ खाना खिलाती थी। शाम को उसके व्यवहार में एक बदलाव आया। वह आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा की और ढोलक मंगाई और उस ढोलक के थाप पर गीत गाना शुरू कर दिए। कई घंटों तक वह खराब हो चुके ढोलक की ढीली ढाली खाल को थपथपाती रही और योद्धाओं की घर वापसी के गीत गाती रही। ज़्यादा थकावट से बचने के लिए हमें दादी माँ को ढोल बजाने और गीत गाने से रुकने के लिए विनती करनी पड़ी। जब से मैं उसे जानता था, यह पहली बार था कि वह प्रार्थना नहीं की। अगली सुबह वह बीमार हो गई। वो हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हम लोगों से कहा कि यह जल्दी उतर जाएगा। लेकिन मेरी दादी माँ का अनुमान कुछ अलग था। उसने हम सभी को बताया कि उसका जीवन अब समाप्त होने वाला है। उसने कहा कि चूँकि उसने अपने जीवन के अंतिम अध्याय की समाप्ति के कुछ घंटे पहले प्रार्थना करना छोड़ दिया था, इसलिए वह हमसे बात करने में और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेगी। हम लोगों ने उसकी इस बात पर आपत्ति व्यक्त किया, लेकिन उसने हमारे विरोध को अनदेखा कर दिया। वह शांति से बिस्तर पर लेटी प्रार्थना कर रही थी और माला जप रही थी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उसके होंठ हिलने बंद हो गए और उसकी निर्जीव उंगलियों से माला गिर गई। उसके चेहरे पर शांतिपूर्ण पीलापन फैल गया और हम लोग समझ गए कि वह मर चुकी है। हमने परंपरा के अनुसार उसे बिस्तर से उठाया, उसे ज़मीन पर लिटा दिया और उसे लाल कफन से ढक दिया। कुछ घंटों के शोक विलाप करने के बाद हमने उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। शाम में हम लोग दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर उसके कमरे में गए। सूरज डूब रहा था और उसने उसके कमरे और बरामदे को सुनहरी रोशनी से की चमक से जगमगा दिया था। हम आंगन के बीच रास्ते में ही रुक गए। पूरे बरामदे में और उसके कमरे में ठीक वहाँ तक जहाँ तक लाल कफन में लिपटी हुई मृत और अकड़ी हुई पड़ी थी, हजारों गौरैया चिड़ियाँ फर्श पर बिखरी हुई बैठी थी। कोई चहचहाहट नहीं थी। हमें चिड़ियों पर दया आ गई और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। वह इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दी, जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी, और उसे उसके सामने डाल दी। गौरैया चिड़ियों ने रोटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम अपनी दादी माँ की लाश लेकर चले, वे चुपचाप उड़ गई। अगली सुबह सफाई कर्मचारी ने रोटी के टुकड़ों को कूड़ेदान में डाल दिया। तो इतनी स्टोरी। अब ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के राइटर कौन है? तो आपको लिखना है कि खुशवंत सिंह द राइटर ऑफ द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। क्वेश्चन नंबर 2, लोग दादी माँ के बारे में क्या कहते थे? आंसर लिखेंगे आप। लोग दादी माँ के बारे में कहते कि वह कभी जवान और सुंदर थी। क्वेश्चन नंबर 3, दादी दिखने में कैसी थी? आंसर, दादी बहुत ज़्यादा बुरी थी। उसके चेहरे पर खूब सारी झुर्रियाँ थीं, उसके पीठ पर कुबड़ निकला हुआ था, वह नाटी थी और मोटी थी। क्वेश्चन नंबर 4, दादी माँ अपने पोते के साथ स्कूल क्यों जाती थी? आंसर लिखेंगे आप। अपने पोते को स्कूल तक पहुंचाने के लिए जाया करती थी और उसी स्कूल से सटा हुआ एक मंदिर था, तो उस मंदिर में धार्मिक किताबें पढ़ने के लिए जाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 5, शहर में पोते की पढ़ाई को लेकर दादी माँ क्यों चिंतित थी? आंसर,
शहर के निजी स्कूलों में धार्मिक ग्रंथों के बारे में और भगवान के बारे में कुछ सिखाया नहीं जाता था, इसलिए दादी माँ चिंतित रहती थी। क्वेश्चन नंबर 6, शहर में दादी माँ किसे खाना खिलाया करती थी? आंसर, शहर में दादी माँ गौरैया चिड़ियों को खाना खिलाया करती थी। अगला क्वेश्चन, पोता के विदेश से लौटने की खुशी में दादी माँ क्या करती थी या वो क्या की? आंसर, दादी माँ पड़ोस की औरतों को इकट्ठा की, एक ढोलक मंगवाई और उस पर थाप लगाई और धाओं के घर के लौटने की गीत गाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उसके बाद अगली सुबह क्या हुआ? तो आंसर लिखेंगे आप, अगली सुबह दादी माँ बीमार पड़ गई और फिर बिस्तर पर माला जपने लगी और फिर उसके होंठ हिलने बंद हो गए और उसके निर्जीव हाथों से माला गिर पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादी के मरने के बाद चिड़ियों ने अपना दुख कैसे व्यक्त किया? आंसर, दादी के मरने के बाद हजारों चिड़ियाँ उनके लाश के चारों ओर बैठ गई। उन्होंने कोई चहचहाट नहीं की और अपने लिए मिले हुए रोटी के टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया और लाश के उठने पर वे भी उदास होकर वहाँ से उड़ गए। तो ये थे इस द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की कंप्लीट एनालिसिस और क्वेश्चन आंसर, जिसे स्टडी करके आप एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। और इसकी स्टोरी को और विस्तार से जानना चाहते हैं और कुछ स्पेशल क्वेश्चन आंसर को समझकर 100% मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन स्टूडेंट्स क्लब और पीएस सर को इंस्टॉल कीजिए। उस एप्लीकेशन में सुझाए गए नोट्स पर ध्यान देंगे तो आप भी 100% मार्क्स ला सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जितने मेरे वीडियोज़ हैं वहाँ भी आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड शेयर द वीडियो।